हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एमपीपीएससी का मॉक टेस्ट में एफएलटी डिस्कशन करने वाले हैं। आज का दोस्तों ये हमारा जो टेस्ट है वो हमारा 7वां नंबर का टेस्ट होने वाला है। सो दोस्तों, यदि आपको एफएलटीज पसंद आ रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले एमसीक्यू की। ठीक है, पूछा जा रहा है कि जो भौतिक में नोबेल पुरस्कार 2023, ठीक है, 2023 का भौतिक का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। सो दोस्तों, हमें देखना है पीरे एगोस्टिनी, फेरेंकास एंड एनी ए हुलियर। सो दोस्तों, यही हमें आंसर देखने को मिलेगा। तो ये तीनों के तीनों को दोस्तों क्या फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो यस दोस्तों, पहला हमारा आंसर सही देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही सुलेमित करना है दोस्तों, बताना है कि कौन सा सही सुलेमित करना है। ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे। तो रचनाकार दिया गया है दोस्तों और उसके बाद में उसकी रचना दी गई। तो दोस्तों गंगा देवी, तो गंगा देवी की रचना दोस्तों क्या है, गंगा देवी की जो रचना है दोस्तों हमें मधुरम विजय देखने को मिलेगी। तो दोस्तों गंगा देवी की जो रचना है वो हमें मधुराई विजयम देखने को मिलेगी। और कृष्णदेव राय की यदि बात करें दोस्तों, तो कृष्णदेव राय की बात करें तो इसमें हमें देखने को मिलेगा जाम्बती, है ना, जाम्बती कल्याणम। तो जाम्बती कल्याणम क्या दोस्तों, हमें कृष्णदेव राय की रचना देखने को मिलेगी। तो दोस्तों हमें ऐसा देखना है कि जिसमें ए का दूसरा और दूसरे का वन हो। तो दोस्तों हमें पहले इसमें देखना, तो पहले का दूसरा, ये दोस्तों हमें ये पहले तो कट ही गए हैं। ठीक है, तो पहले का दूसरा और दूसरे का पहला, तो ये दोस्तों हमारा डी आंसर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों एलिमिनेशन करके हम पहुंच सकते हैं। अब सी का चौथा और डी का तीसरा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्या होगा इसमें देखने को मिलेगा कि जो कृतिवास है वो किसकी होगी, मंगला रामायण की हो जाएगी और मालधर की हो जाएगी। दोस्तों क्या है, श्री कृष्ण विजय। तो कृतिवास हो जाएगी बांग्ला रामायण, है ना, कृतिवास हमें बांग्ला रामायण देखने को मिलेगी। और श्री कृष्ण विजय क्या दोस्तों मालाधर वसु के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो ठीक है, तो यदि दोस्तों मैच वाले क्वेश्चन में यदि हमें दो का आंसर, दो यदि हम मैच कर पाते हैं तो दोस्तों अगला हमारा आंसर ऑटोमेटिक निकल के आता है। ठीक है, भारतीय मूल के थर्मन षणमुगर रत्नम, है ना, षणमुग रत्नम, थर्मन षणमुगरत्नम किस देश के नए राष्ट्रपति बने। तो दोस्तों बताना है कि ये किस देश के हमें नए राष्ट्रपति हमें बनते हुए देखने को मिलेगा। दोस्तों इसका आंसर हमें सिंगापुर देखने को मिलेगा। दोस्तों ये क्या भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, राइट। निम्नलिखित में से चार वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण की बात की गई है। दोस्तों ये क्या है, हमें सबसे आखिरी वाला वेद जिसको हम बोलेंगे अथर्ववेद, इसमें हमें देखने को मिलेगा जादुई माया वाली कहानी। ठीक है, तो ये सब दोस्तों का है अथर्ववेद में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों विभिन्न प्रकार के प्रयोग उपयोग, है ना, उपचार, सुरक्षा संपदा के लिए प्रार्थनाएं, ठीक है, वशीकरण मंत्र, प्रभावशाली मंत्र, ये सब दोस्तों क्या है हमें अथर्ववेद में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन हम देखेंगे कि गांधी जी को वन मेन बाउंड्री फोर्स की उपाधि किसने दी। तो बताना है दोस्तों किसने दी थी। सो दोस्तों ये क्या है, माउंट बेटन ने। ठीक है, माउंट बेटन ने दोस्तों क्या है वन मेन बाउंड्री की उपाधि दी। दोस्तों ये क्या है, इस ये है ना हमें ये कब दी गई थी दोस्तों, तो हमें देखने को मिलेगा कि जब नोआखली में दंगे हो रहे थे उस समय का है महात्मा गांधी जी ने जिस तरह से चीज़ों को हैंडल करा, जिस तरह से परिस्थितियों को हैंडल करा, उस हेतु ये उपाधि उन्हें दी गई। ठीक है, अब चितवन घाटी अवस्थित है। तो बताना दोस्तों ये कि चितवन घाटी हमें कहाँ देखने को मिलेगी। तो चितवन घाटी दोस्तों हमें नेपाल में देखने को मिलेगी। तो इसका आंसर क्या दोस्तों, चितवन घाटी हमें क्या दोस्तों नेपाल में देखने को मिलेगी। अगला है गिलबर्ट एफ हेंगफो किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के महानिदेशक के रूप में चुने गए। दोस्तों गिलबर्ट एफ हेंगफो की बात की जा रही है कि ये कौन से चुने गए। तो दोस्तों ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के चुने गए। तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अब दोस्तों क्या है, इस तरह का हम हर प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन के व्यक्तियों का नाम याद नहीं रख सकते। तो दोस्तों इस तरह यदि नेगेटिव मार्किंग वाला एग्जाम हो तो बिल्कुल छोड़ देना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन को। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों कि कौन किस नृत्य से संबंधित हमें देखने को मिलता है। हमारा आठवां क्वेश्चन है, बताया आठवां क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि कौन व्यक्ति किस नृत्य से संबंधित है। दोस्तों बात करें हेमा मालिनी की, तो हेमा मालिनी दोस्तों भरतनाट्यम से है। यस, ये हमें बिल्कुल सही देखने को मिल रहा है कि हेमा मालिनी भरतनाट्यम से हमें देखने को मिलेगी। कलावती देवी, तो कलावती देवी यदि देवी पता है दोस्तों तो भारतीय शिवाजी, तो भारतीय शिवाजी क्या दोस्तों मोहिनी अट्टम से। तो यस दोस्तों ये बिल्कुल हमें सही देखने को मिलेगा कि भारतीय शिवाजी क्या दोस्तों हमें मोहिनी अट्टम से देखने को मिलेगी। ठीक है, अगला है इंद्राणी रहमान, तो ये दोस्तों उड़ीसी से हमें देखने को मिलेगी। इसका मतलब है कलावती देवी भी क्या दोस्तों मणिपुरी। तो मतलब दोस्तों इसके अंदर पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा ही हमें बिल्कुल पहले से ही करेक्ट मैच दिए गए। तो ठीक है, तो ये पहले से ही दोस्तों हमें क्या है करेक्ट मैच दिए गए। तो दोस्तों चलिए एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। हेमा मालिनी भरतनाट्यम, कलावती देवी मणिपुरी, भारतीय शिवाजी
मोहिनीअट्टम, इंद्राणी रहमान, ओडिसी। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, यही हमारा आंसर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों, असत्य कथन। ठीक है, हमें क्या चुनना है दोस्तों, असत्य कथन हमें चुनकर बताना कि कौन सा हमें असत्य देखने को मिलेगा। ठीक है, तो भीलों के मुस्लिम वर्ग के जो भील है दोस्तों, भील ट्राइब, उसका जो मुस्लिम वर्ग है उसको तड़वी भील कहते हैं। तो यस दोस्तों, ये बिल्कुल हमें करेक्ट देखने को मिलेगा। भिलाला जनजाति अपने को महाराणा प्रताप का वंशज मानती है। यस दोस्तों, ये भी हमें बिल्कुल करेक्ट देखने को मिलेगा। चिमाता झूम कृति से संबंधित है दोस्तों, ये झूम कृति उसे हम चिमाता भी कहते हैं। तो यस दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है। भीलों में विधवा विवाह अवैध है, तो दोस्तों ये गलत मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हमें विधवा विवाह जो विडो मैरिज है वो एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो ये हमारा रॉन्ग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हम क्या लगाएंगे, भीलों में विधवा विवाह अवैध है, जबकि वैध होना चाहिए था। राइट। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों, किस देश में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का उद्घाटन समारोह किया गया है। ठीक है, तो ये बताना था दोस्तों, ये हमें कहाँ इटली में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष का जो उद्घाटन है कहाँ, इटली में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा। किस अनुच्छेद में आर्थिक व दुर्बल समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। सो दोस्तों हमें इन आर्टिकल्स में से बताना है कि किस में से दोस्तों ये संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। तो ये आर्टिकल 15(6) और 16(6) में हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आर्टिकल 15(6) और 16(6) में हमें देखने को मिलेगा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए क्या है, विशेष प्रावधान या आरक्षण की बात। ठीक है, तो इसका आंसर हमें डी देखने को मिलेगा। राइट। और ये दोस्तों कितना, ये हमें ये भी याद रखना है दोस्तों, ये कब दिया गया, तो ये इसके लिए हमें 2019 का वर्ष याद रखना है। और यदि पूछा जाए दोस्तों कि कौन सा संविधान संशोधन है, तो ये दोस्तों हमें याद रखना है 103वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी हमें याद रखना है। और कितने परसेंट आरक्षण की बात की गई है दोस्तों इसमें, तो इसमें टोटल 10% आरक्षण की बात की गई है। ठीक है, तो टोटल कितने 10% आरक्षण की बात हमें देखने को मिलेगी। और यदि पूछा जाए कौन सा अमेंडमेंट, तो 103वां संविधान संशोधन अमेंडमेंट हमें देखने को मिलेगा। और डेट पूछी जाए तो कौन सा ये है, तो 2019 हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अब निम्नलिखित में से किसने विष्णुगुप्त का अपमान अपनी सभा में किया था। तो क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि किसने विष्णुगुप्त कौन सा चाणक्य की बात कर रहे हैं दोस्तों, किसने अपनी सभा में उनका अपमान किया था। दोस्तों इसका आंसर है हमारा घनानंद। ठीक है, फिर बाद में चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेनिंग देके इसी घनानंद को दोस्तों क्या है, पराजित किया जाता है। ठीक है, किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा में सीटों की संख्या 545 की गई। तो बताना है कि कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से जो लोकसभा की सीटें, क्या दोस्तों लोकसभा की बात की है। ठीक है, तो लोकसभा की जो सीटें हैं उसकी संख्या कितनी 545 की गई। तो दोस्तों ये हमें देखने को मिला 31वां संविधान संशोधन। तो ये हमारा पहला ही हमें करेक्ट देखने को मिलेगा। तो 31वां संविधान संशोधन है दोस्तों, इसी के माध्यम से क्या है 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों, कि रहस्यमयी झील किसे कहा जाता है। क्वेश्चन है दोस्तों कि जो रहस्यमयी झील है वह किसे कहा जाता है। तो नीलकंठ झील, लोकटक को, रूपकुंड या पेरियार। तो इसका आंसर दोस्तों हमें रूपकुंड देखने को मिला। तो रूपकुंड झील को क्या दोस्तों एक रहस्यमयी झील के नाम से हम जानते हैं। तो एक रहस्यमयी झील क्या दोस्तों हमें रूपकुंड देखने को मिली। तो रूपकुंड क्या है, हमें एक रहस्यमयी झील देखने को मिलेगी। निम्नलिखित में से कौन सा देश कर्क रेखा पर अवस्थित नहीं है। तो दोस्तों बताना है कि हमें जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कौन नहीं हमें देखने को मिलेगा, बहामास, नाइजर, माली या मोजाम्बिक। तो ये दोस्तों हमें क्या है मोजाम्बिक देखने को मिलेगा। तो मोजाम्बिक क्या है दोस्तों हमें कर्क रेखा पर नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन बहामास, माली, नाइजर ये दोस्तों हमें कर्क रेखा पर देखने को मिलेंगे। दोस्तों यदि और भी बात करें तो और कौन कौन से हमें देश देखने को मिलेंगे, तो दोस्तों हमें क्या है सऊदी अरब भी देखने को मिलेगा कर्क रेखा पर, लीबिया भी, ओमान, अमीरात, नाइजर, बांग्लादेश, ठीक है, चीन, ताइवान, मैक्सिको, बहामास, मॉरिटानिया, अल्जीरिया और संयुक्त अरब अमीरात हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, और माली भी देखने को मिलेगा। तो इतने सारे देश क्या है दोस्तों हमें देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्या है तुलबुल परियोजना। ठीक है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है। तो दोस्तों ये बताना है कि जो तुलबुल परियोजना है वह किस नदी पर है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है झेलम नदी पर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसी पर क्या दोस्तों एक बैराज का निर्माण का काम भी शुरू किया जा रहा है। और ये जम्मू कश्मीर में क्या है झेलम नदी पर हमें तुलबुल परियोजना देखने को मिलेगी। तो तुलबुल परियोजना क्या है दोस्तों झेलम नदी पर हमें देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम है। तो इसमें बताना दोस्तों कि कौन सा मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम है। तो ये सभी के सभी क्या दोस्तों हमें मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम देखने को मिलेंगे, MVS, OS2 और यूनिक्स। ठीक है,
अब दक्षिण गंगोत्री क्या है दोस्तों, पूछा रहा है कि जो दक्षिण गंगोत्री क्या है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में नदी घाटी बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, ठीक है। अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र, यस दोस्तों। गंगोत्री दक्षिण में गंगा नदी का स्रोत, गलत है। सभी सही है, ये भी गलत है। तो दोस्तों इसका है अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र, ठीक है। तो दोस्तों ये अंटार्कटिका में क्या है, एक भारत का रिसर्च सेंटर हमें देखने को मिलेगा। तो ये हमारा 18वें का आंसर क्या है, सही देखने को मिलेगा, बी वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि राज्य निर्वाचन आयोग के चुनाव कराने के लिए उत्तरदायी कौन है। तो मतलब दोस्तों राज्यों के अंदर, स्टेट के अंदर कौन चुनाव कराता था दोस्तों, हमें स्टेट इलेक्शन कमीशन देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये किसके चुनाव कराएगा, तो राज्य विधानमंडल के। तो ये तो दोस्तों राज्य विधानमंडल के चुनाव नहीं कराएगा, क्योंकि राज्य विधानमंडल का चुनाव कौन दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराएगा। लेकिन यदि बात करें पंचायत और नगर पालिका की, तो यस दोस्तों ये क्या है, हमारे राज्य का निर्वाचन आयोग कराएगा। और राज्य का निर्वाचन आयोग दोस्तों कौन से आर्टिकल के माध्यम से बनता है, तो आर्टिकल 243 के। और आर्टिकल बात करें दोस्तों 43ZA, ठीक है, ये 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से। अगला बात करेंगे दोस्तों गुलाब सागर महान परियोजना, ठीक है। गुलाब सागर महान परियोजना ये हमें कहाँ देखने को मिलेगी, तो गुलाब सागर महान परियोजना दोस्तों ये क्या है, हमें यहाँ सीधी में देखने को मिलेगी। तो गुलाब सागर महान परियोजना क्या दोस्तों, हमें सीधी में देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश में विद्युत मंडल का गठन कब किया गया था। सो दोस्तों ये मध्य प्रदेश में विद्युत मंडल का गठन कब किया गया था, तो ये हमें पता होना चाहिए, 1950 में किया गया था, ठीक है। तो 1950 दोस्तों इसमें किया गया था, राइट। अफीम युद्ध किन के बीच हमें देखने को मिलेगा, तो अफीम युद्ध क्या दोस्तों, ब्रिटिश और चीन के मध्य हमें देखने को मिलेगा। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, BHEL, BHEL क्या है, राज्य सरकार की इकाई, ताप विद्युत गृह और केंद्र सरकार की इकाई या आयुध निर्माण कंपनी। तो दोस्तों BHEL हमें भोपाल में देखने को मिलेगा। और ये क्या दोस्तों, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हमें एक केंद्र सरकार की यूनिट देखने को मिलेगी, पब्लिक सेक्टर यूनिट हमें देखने को मिलेगी, राइट। नीति आयोग के बारे में हमें कौन सा कथन सही है ये बताना है, ठीक है। नीति आयोग का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना और देश में सहकारी संघवाद को बढ़ाना। दोस्तों ये तो बिल्कुल करेक्ट ही हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, नहीं दोस्तों ये तो क्या होते हैं, यस दोस्तों पदेन अध्यक्ष ही होते हैं, ठीक है। नीति आयोग में 8 पूर्णकालिक होते हैं, तो ये 8 नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या दोस्तों, पहला और दूसरा हमें सही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमें पहला और दूसरा ही क्या दोस्तों हमें सही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों कितने पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, तो इसके अंदर हम बता सकते हैं कि जो पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या दोस्तों हमें 5 देखने को मिलेगी, ठीक है। राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा, तो दोस्तों बात किया है कि स्टेट असेंबली जो है उसका सत्रावसान मतलब प्रोरोगेशन किसके द्वारा किया जाएगा, तो दोस्तों ये क्या है, राज्यपाल के द्वारा हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। ना कि मुख्यमंत्री, ना कि विधि मंत्री, ना विधानसभा का अध्यक्ष, ये दोस्तों हमें राज्यपाल के द्वारा देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये आर्टिकल कौन सा आर्टिकल बोलता है दोस्तों, तो ये आर्टिकल हम याद भी रख सकते हैं कि आर्टिकल 174। तो इसके लिए हम आर्टिकल याद रख सकते हैं दोस्तों, आर्टिकल 174। आर्टिकल 174 के अनुसार दोस्तों क्या है, विधानमंडल के सत्र को आमंत्रित भी कर सकता है राज्यपाल, सत्रावसान भी कर सकता है और साथ के साथ उसको विघटन भी कर सकता है, तो ठीक है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि हैदराबाद शहर किस नदी पर देखने को मिलता है। तो दोस्तों पूछा जा रहा है कि जो हैदराबाद शहर है हमें किस नदी पर बसा हुआ देखने को मिलेगा, कृष्णा नदी पर, गोदावरी नदी पर, मूसी नदी पर या इंद्रावती नदी पर। सो ये दोस्तों हमें मूसी नदी पर देखने को मिलेगा। तो हैदराबाद शहर का दोस्तों मूसी नदी पर हमें देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से सुमेलित करना है दोस्तों। अब दोस्तों हमें देखना है कि इसमें ईयर दिया गया है और योजना का नाम दिया है। तो पहला है सामाजिक वानिकी योजना 1976, मध्य प्रदेश का वन विकास निगम 1975, दीनदयाल वनांचल योजना 2016 और चरण पादुका 2018। तो दोस्तों चरण पादुका 2018 ये तो बिल्कुल सही मैच हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगला देखेंगे हम कि दीनदयाल वनांचल योजना। तो यस दोस्तों दीनदयाल वनांचल योजना ये भी क्या है 2016 में ही हमें देखने को मिलेगी। तो ये भी हमें बिल्कुल क्या है दोस्तों करेक्ट मैच हमें देखने को मिल रहा है। अगला है दोस्तों बात करेंगे मध्य प्रदेश वन विकास निगम, लेकिन सामाजिक वानिकी योजना दोस्तों हमें क्या है 1976 में ही देखने को मिलेगी। इसका मतलब है पहले का ये भी हमें सही देखने को मिलेगा। और मध्य प्रदेश वन निगम विकास, ठीक है, मध्य प्रदेश वन विकास निगम ये 1975 में। तो यस दोस्तों ये भी 1975 में हमें देखने को मिलेगा। तो ये भी हमें सही है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि पहले का पहला, दूसरे का सॉरी ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा, मतलब ये अपने आप में मैच ही देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इसका आंसर एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम, ठीक है। सामाजिक वानिकी योजना 1976, सामाजिक वानिकी योजना मध्य प्रदेश में 1976 में देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश वन विकास निगम दोस्तों 1975 में है ना, मध्य प्रदेश वन विकास निगम 1975 में देखने को मिलेगा। दीनदयाल वनांचल योजना, दीनदयाल वन अंचल है ना, वनांचल योजना 2016 में यस
दीनदयाल वनांचल योजना 2016 में देखने को मिलेगी। और चरण पादुका योजना क्या है दोस्तों हमें 2018 में देखने को मिलेगी। इसका मतलब दोस्तों हमें पहला ही हमारा ऑप्शन सही देखने को मिलेगा। अगला है दोस्तों बहादुर शाह जफर की बात की जा रही है। अंतिम लोधी शासक गलत है, मुगल शासक देखने को मिलेगा। सूरी का उत्तरदायी गलत है, अंतिम मुगल शासक हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों बहादुर शाह जफर क्या है, हमें एक अंतिम मुगल शासक के रूप में देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 29। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात कैसे देखना है। तो वर्तमान में दोस्तों कौन हमें वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग देखने को मिलेंगे। राजीव कुमार, अमिकांत दास, सुवन बेरी या फिर सिंधु श्री खुल्लर। तो ये हमें इसका आंसर बताना था दोस्तों। इसका आंसर हमारा सुमन बेरी देखने को मिलेगा। इसका आंसर क्या है दोस्तों, हमारे जो वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग है सुमन बेरी हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब बात करना है दोस्तों सितंबर 2023 में बेलूर, हेलीबिडू और सोमनाथपुरा 12वीं शताब्दी के होयसल युग के मंदिरों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई। ये हमें किस राज्य में देखने को मिलेगा दोस्तों, ये हमें क्या है कर्नाटक राज्य में देखने को मिलेंगे। तो इसके अंदर दोस्तों ऑप्शन क्या है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका। तो ये होयसाला टेम्पल दोस्तों क्या है हमें कर्नाटक राज्य में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये कर्नाटक में हमें क्या है देखने को मिलेंगे। तो इसका आंसर हमें क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, कर्नाटका। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात मोचा का नाम किस देश ने दिया। तो दोस्तों बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात आया था मोचा, इसको किस देश ने इसका नाम दिया है। तो दोस्तों इसका आंसर हमें देखने को मिलेगा यमन। ठीक है, यमन ने दोस्तों इसका नाम दिया है चक्रवात मोसा का। अगला देखेंगे 32वां, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर हमें देखने को मिलेगा। तो पश्चिमी तट पर देखने को मतलब दोस्तों ये भारत है, तो भारत के ये पश्चिमी तट पर मतलब इस तट पर हमें बताना है। तो तूतीकोरिन, मार्मुगुआ, कामराजार और हल्दिया। तो दोस्तों इसमें हमें क्या है मार्मुगुआ ये गोवा में हमें देखने को मिलेगा। तो ये हमारा इसका आंसर सी देखने को मिलेगा। राइट, तो ये हमें कहाँ गोवा तरफ में देखने को मिलेगा। तो ये हमें गोवा के पास देखने को मिलेगा मार्मुगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, पश्चिमी तट पर मार्मुगुआ हमें देखने को मिलेगा। बाकी तूतीकोरिन, कामराजार और हल्दिया ये सब क्या है दोस्तों हमें पूर्वी घाट में देखने को मिलेंगे। राइट, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्वालियर में गुर्जरी महल किसके द्वारा बनाया गया था। दोस्तों पूछा जा रहा है कि जो ग्वालियर में गुर्जरी महल किसके द्वारा बनाया गया था। तो गुर्जरी महल की बात की जा रही है। तो गुर्जरी महल दोस्तों मानसिंह तोमर ने बनाया था। राइट, तो गुर्जरी महल क्या दोस्तों मानसिंह तोमर ने बनाया था। ये कब बनाया था, 15वीं शताब्दी में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, और इनकी जो पसंदीदा रानी का नाम क्या था, मृगनयनी। ठीक है, नाम भी याद रखना दोस्तों, इसकी जो पसंदीदा रानी थी मृगनयनी। ठीक है, जिसके नयन थे मृग जैसे। ठीक है, मृगनयनी की याद में बनाया था, या मृगनयनी के प्रतीक के रूप, इनके प्रेम के प्रतीक के रूप में देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में अब बस सूत्र सेवा, ठीक है, बस सूत्र सेवा कब प्रारंभ किया गया। तो दोस्तों ये बताना हमें कि जो बस सूत्र सेवा हमें कब प्रारंभ देखने को मिलेगी। तो इसका आंसर है दोस्तों 2018 में देखने को मिलेगी। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश में दोस्तों हमें कहाँ। तो मध्य प्रदेश में दोस्तों जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसका जो रीजनल ऑफिस हमें कहाँ देखने को मिलेगा, भोपाल में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मध्य इसके 4 हमें रीजनल ऑफिस देखने को मिलेंगे, लेकिन एक हमें मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल देखने को मिलेगा। दोस्तों यदि बात करें इसका मेन हेडक्वार्टर हमें कहाँ देखने को मिलेगा, मुख्यालय, तो एनजीटी के मुख्यालय तो दोस्तों हमें कहाँ देखने को मिलेगा, एनजीटी का मुख्यालय हमें न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। राइट, तो न्यू दिल्ली में तो क्या दोस्तों मुख्यालय देखने को मिलेगा। अगला बात करेंगे दोस्तों कि फिर इसके रीजनल सेंटर और कहाँ कहाँ है। तो दोस्तों सबसे पहला तो मध्य प्रदेश के भोपाल में देखने को मिलेगा, दूसरा हमें पुणे में देखने को मिलेगा, तीसरा हमें क्या है दोस्तों कोलकाता में देखने को मिलेगा, और चौथा क्या है दोस्तों हमें चेन्नई में देखने को मिलेगा। तो ये दोस्तों 4 हमें रीजनल सेंटर हमें देखने को मिलेंगे। अगला दोस्तों बात करेंगे निम्नलिखित स्थानीय निकायों में से उनके पद स्थान के अनुसार बढ़ते क्रम में बताना है दोस्तों। तो बढ़ते क्रम में बताना है दोस्तों। तो नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका और नगर निगम। तो दोस्तों हमें इनका सही क्रम बताना था। दोस्तों इसका सही क्रम हमारा डी वाला देखने को मिलेगा। राइट, कि नगर निगम नगर पंचायत, फिर नगर पालिका, फिर नगर निगम। ये दोस्तों हमारा इसका बढ़ता हुआ क्रम देखने को मिलेगा। राइट, तो इसको एक बार देख लीजिएगा दोस्तों, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। राइट, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि किस रोग के प्रति प्रतिरोधकता क्षमता के लिए बीसीजी का टीका। तो दोस्तों बीसीजी का टीका हमें सबको पता है कि ट्यूबरक्लोसिस के लिए लगाया जाता है। तो दोस्तों ये तो एक प्रकार का रट्टाफिकेशन वाला ही एमसीक्यू है कि जो बीसीजी का टीका क्या है तपेदिक के लिए लगाया जाता है। ठीक है, भारत के चुनाव आयोग ने किस राज्य में मिशन 929 शुरू किया। तो मिशन 929 दोस्तों भारत के इलेक्शन कमीशन ने किस राज्य में शुरू किया गया है, ये हमें दोस्तों क्या है
बताना है। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, हमें त्रिपुरा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों त्रिपुरा में क्या है दोस्तों, मिशन 929, मिशन 929 लॉन्च किया है, राइट। तो मिशन 929 क्या है, लॉन्च किया है यहाँ पर, ठीक है। भारत में बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में दोस्तों आरटीजीएस, तो आरटीजीएस का फुल फॉर्म पूछा गया दोस्तों कि आरटीजीएस का फुल फॉर्म हमें क्या देखने को मिलेगा, तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब होता है दोस्तों रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है। आरटीजीएस का मतलब होता है दोस्तों रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि ड्रोन भीम का निर्माण किस संस्था के द्वारा किया गया था। दोस्तों एक ड्रोन बनाया गया जिसका नाम हमने रखा है भीम या भीमा। तो इसका मैन्युफैक्चरिंग किसने किया है, तो आईआईटी खड़गपुर, बॉम्बे, कानपुर या बॉम्बे के द्वारा। तो इसका आंसर दोस्तों हमें क्या है, आईआईटी खड़गपुर देखने को मिलेगा। तो आईआईटी खड़गपुर के द्वारा क्या है, एक ड्रोन बनाया गया जिसका नाम हमें भीमा देखने को मिलेगा। आस्क दिशा, आस्क दिशा दोस्तों एक प्रकार का चैटबॉट है। ये हमें किससे देखने को मिलेगा, तो ये आर्टिफिशियल से इंटेलिजेंस पर आधारित चैटबॉट है, यस। और आईआरसीटीसी इंडियन रेलवे का के द्वारा चलाया जाता था, यस दोस्तों ये भी सही है। और रेल यात्रियों के प्रश्नों को इंटरनेट पर हल करना इसका उद्देश्य है, यस दोस्तों ये तीनों के तीनों हमें सही देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों क्या है, उपरोक्त करेक्ट हमें देखने को मिलेगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम कि पूछा जा रहा है दोस्तों कि जो आस्क दिशा है, आस्क दिशा क्या है, तो आस्क दिशा क्या है दोस्तों, एक आर्टिफिशियल आधारित हमें चैटबॉट, तो एआई बेस्ड हमें चैटबॉट देखने को मिलेगा, यस। ये इंडियन रेलवे के द्वारा, आईआरसीटीसी के द्वारा, यस दोस्तों। और ये क्या दोस्तों, यात्रियों के प्रश्नों के हल देता है, प्रश्नों के उत्तर देता है, तो यस ये हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये पूछा जा रहा है कि छाहूर किस क्षेत्र का लोकनाट्य हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा हमारे लिए, और पता होना चाहिए कि छाऊर दोस्तों क्या है। छाऊर दोस्तों हमें किस क्षेत्र में देखने को मिलेगा, तो दोस्तों छाऊर हमें क्या है, सबको पता है कि बघेल खंड में देखने को मिलता है। तो छाऊर क्या दोस्तों हमें बघेल खंड में देखने को मिलेगा। छाऊर क्या है दोस्तों, छाऊर क्या है दोस्तों, छाऊर हमें बघेल खंड क्षेत्र में एक लोक नाट्य के रूप में देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसे दोस्तों दीपावली से गोपाष्टमी तक इसे मनाया जाता है ना। और अधिकतर दोस्तों इसके जो कलाकार है होते हैं वो अहिर समुदाय से हमें देखने को मिलेगा। इसमें वादन, गायन और नृत्य की प्रधानता हमें भी देखने को मिलेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, सुमेलित नहीं है, मतलब ये बताना दोस्तों कि कौन सा सुमेलित हमें नहीं देखने को मिलेगा। तो इसमें भी तो बताना कि भाग 17 के अंदर राजभाषा है। तो दोस्तों क्या भाग 17 के अंदर राजभाषा हमें देखने को मिलेगी, तो यस दोस्तों ये तो करेक्ट है कि भाग 17 के अंदर हमें राजभाषा संबंधित बात देखने को मिलेगी। भाग 12 के अंदर वित्त संपत्ति संविदावाद, तो यस दोस्तों ये भी हमें सही देखने को मिल रहा है। भाग 19 की बात की है दोस्तों कि भाग 19 में आपातकाल है, तो दोस्तों हमें आपातकाल भाग 18 में देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये इमरजेंसी प्रोविजन क्या है दोस्तों, हमें भाग 18 में देखने को मिलते हैं। इसका मतलब यही हमारा क्या है, रॉन्ग है। लेकिन भाग 19 की बात करें तो भाग 19 में हमें प्रकीर्णन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है दोस्तों, प्रकीर्णन देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगला बात करेंगे दोस्तों, अगला क्या है दोस्तों इसके अंदर, भाग 10। तो भाग 10 क्या है दोस्तों, भाग 10 क्या है, अनुसूचित जाति और जनजाति संबंधित हमें देखने को मिला, तो ये भी हमें सही देखने को मिलेगा। अगला है दोस्तों, पख्तून नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया। तो दोस्तों पख्तून नामक पत्रिका का जो प्रकाशन है वह किसने किया था, तो दोस्तों एक खान अब्दुल गफ्फार खान, मतलब सीमांत गांधी ने किया था, ठीक है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान इनका नाम देखने को मिलेगा। तो पख्तून नामक पत्रिका दोस्तों सीमांत गांधी से संबंधित हमें देखने को मिलेगी। यदि पूछ लिया जाए कब की गई थी, तो ये पत्रिका दोस्तों 1928 में की गई थी। कब की गई थी दोस्तों, ये पत्रिका क्या है दोस्तों, हमें 1928 में देखने को मिलेगी, राइट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही हमें बताना है, तो सही कथन हमें बताना है। तो कर्नाटक राज्य में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो यस दोस्तों बिल्कुल सही बात है। कॉफी की एक किस्म अरेबिका है, तो ये बात भी दोस्तों बिल्कुल सही देखने को मिलेगी। शुरू में मेक्सिको से लाई गई दोस्तों, ये गलत है, ये दोस्तों हमें यमन से लाई गई देखने को मिलेगी। तो तीसरा दोस्तों हमें गलत है, तो तीसरा यहाँ पर इसलिए ये भी गलत है, ठीक है। तीसरा ये भी गलत है, तीसरा ये भी। इसका मतलब दोस्तों हमारे पास ओनली 1 एंड 2 आर द करेक्ट आंसर हमें देखने को मिलेंगे, तो ठीक है 1 एंड 2 हमें करेक्ट देखने को मिलेंगे। क्या है दोस्तों, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कर्नाटक राज्य में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो यस दोस्तों कर्नाटक हमारा राज्य का है, कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भारत में। कॉफ़ी की एक किस्म अरेबिका है, तो यस दोस्तों अरेबिका इज द काइंड ऑफ कॉफ़ी, अरेबिका, रोबस्टा, ठीक है। अगला दोस्तों है गर्व ऐप। तो गर्व ऐप दोस्तों क्या है, ग्रामीण से संबंधित देखने को मिलेगा। तो ये क्या है दोस्तों, ग्रामीण विद्युतीकरण है, चिकित्सा से है, शिक्षा से है या कृषि से है। तो दोस्तों ये गर्व ऐप हमें देखने को मिलेगा ग्रामीण विद्युतीकरण से ना, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन से हमें देखने को मिलेगा। तो ग्रामीण विद्युतीकरण से दोस्तों हमें क्या है, गर्व ऐप देखने को मिलेगा, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, राइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
नागा जी के मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों ये नागा जी का मेला बताना है कि दोस्तों कि ये नागा जी का मेला हमें कहाँ देखने को मिलेगा। तो नागा जी का मेला क्या है दोस्तों, हमें मुरैना में देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है, नागा जी का जो मेला है दोस्तों हमें मुरैना में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, और अधिकांश दोस्तों इस मेले में क्या है, आदिवासी लोग इस मेले को मनाते हैं और ये लगभग क्या है दोस्तों 400 साल से चले आ रहा है। मतलब दोस्तों जो मुगल सम्राट अकबर है उस समय काल से ही ये नागा जी का मेला चला आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों 48 विदेशिया गायन के बारे में पूछा रहा है कि विदेशिया जो गायन है वो कहाँ गाया जाता है। तो विदेशिया गायन दोस्तों हमें कहाँ गाया जाता है ये बताना है। ठीक है, तो विदेशिया गायन दोस्तों हमें देखने को मिलेगा ये बघेलखंड में ना। तो विदेश ब से विदेशिया और ब से बघेलखंड। ठीक है, तो बघेलखंड में हमें देखने को मिलेगा। तो विदेशिया गायन क्या दोस्तों हमें बघेलखंड में देखने को मिलेगा। राइट, अगला देखेंगे दोस्तों एग्रीफिया क्या है। तो पूछा जा रहा है दोस्तों कि एग्रीफिया हमें क्या देखने को मिलेगा, सुनने की क्षमता का अभाव, बोलने की क्षमता का अभाव, लिखने की क्षमता का अभाव या समझने की क्षमता का अभाव। तो दोस्तों इसका आंसर हमें देखने को मिलेगा लिखने की क्षमता का अभाव, लेक ऑफ एबिलिटी टू राइट। तो ये इसे हम एग्रीफिया कहते हैं। तो अग्राफिया क्या है, अग्राफिया हमें देखने को मिलेगा लिखने की क्षमता का अभाव। ठीक है, राइट, इसका आंसर ये हमें देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कास्टिक चूना। ठीक है, कास्टिक चूना इसे बोलते हैं कास्टिक लाइम। इसका हमें केमिकल नेम बताना है। तो इसका नेम दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें देखने को मिलेगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका क्या है दोस्तों, केमिकल नेम हमें देखने को मिलेगा। यदि रासायनिक सूत्र यदि पूछा जाए तो CaOH2 देखने को मिलेगा। क्या दोस्तों, CaOH2 ये हमें देखने को मिलेगा। ये कास्टिक सोडा का हमें सूत्र देखने को मिलेगा, CaOH2 हमें देखने को मिलेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो 10 की वृद्धि दर दोस्तों कितनी, तो ये 17.64 हमें देखने को मिलेगी। तो भारत की जो 10 की वृद्धि दर दोस्तों हमें 17.64 देखने को मिलेगी। ठीक है, भारत की 10 की वृद्धि दर दोस्तों हमें 17.64 देखने को मिलेगी। राइट, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 52 बाकी। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम दोस्तों, ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया था दोस्तों, तो 2013 में हमें देखने को मिला। तो भारतीय राष्ट्र नेशनल फूड सिक्योरिटी एक हमें कब दोस्तों 2013 में देखने को मिलेगा। अगला देखते हैं दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक पश्चिमी घाट का द्वीप हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों बताना है कि जो पश्चिमी घाट का द्वीप हमें कौन से देखने को मिलेगा। तो ये दोस्तों हरिकोटा ये पूर्वी घाट का है, व्हीलर भी पूर्वी घाट का है, पंबन भी पूर्वी घाट का। लेकिन दोस्तों जो एलिफेंटा है ये क्या है दोस्तों हमें पश्चिमी घाट का द्वीप देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो पश्चिमी तट का द्वीप देखने को मिलेगा, सॉरी पश्चिमी तट बोल रहा हूँ मैं, पश्चिमी तट है। तो दोस्तों यदि भारत की बात की जाए तो ये भारत में क्या है कि ये पश्चिमी तट है और ये पूर्वी तट हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों क्या है एलिफेंटा हमें क्या मुंबई में देखने को मिलेगा। तो ये क्या है पश्चिमी तट की तरफ हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना। तो चोरा चोरी की घटना, मार्ले मिंटो, दांडी यात्रा और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड दोस्तों ये कब हमें देखने को, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड हमें 1919 में देखने को मिलेगा। ठीक है, मार्ले मिंटो की बात करें दोस्तों तो ये 1909 में हमें देखने को मिलेगा। दांडी यात्रा दोस्तों लगभग 1930 में हमें देखने को मिलेगी। और चोरा चोरी की जो घटना है दोस्तों क्या है हमें सबसे पहले देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चोरा चोरी की जो घटना है दोस्तों हमें 1900 लगभग 22 के समथिंग देखने को मिलेगी। तो 1922 में क्या दोस्तों हमें चोरा चोरी की घटना देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आपको बताना है कि कालक्रम तो सबसे पहले चोरा चोरी हुई। राइट, तो चोरा चोरी, फिर मार्ले मिंटो। ठीक है, तो पहला, दूसरा, फिर चौथा और तीसरा हमें देखने को, सॉरी सबसे पहले 1909 है ना, 1909 पहले मार्ले मिंटो। तो दो पहले आएगा, तो दो पहले इन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। ठीक, फिर दोस्तों 1909 के बाद 1919, तो फिर चौथा हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यस ये अब हमारा हम आंसर के करीब पहुँच गए। तो यस ये अब हमारा आंसर देखने को मिलेगा। फिर 241 उसके बाद 1922, फिर 1930। ठीक है, तो पहले सबसे पहले क्या होगा दोस्तों मार्ले मिंटो रिफॉर्म आएगा, फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आएगा, फिर चोरा चोरी की घटना होगी और उसके बाद दांडी यात्रा होगी। तो दोस्तों ये हमारा आंसर बी देखने को मिलेगा। राइट, तो ये दोस्तों हमारा आंसर बी देखने को मिलेगा। राइट, अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया। तो दोस्तों नमक आंदोलन जो था साल्ट सत्याग्रह किसने पार्टिसिपेट किया। तो दोस्तों इन चार में से नाम बताना है कि सरोजिनी नायडू ने, राजकुमारी अमृत कौर ने, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने या सभी ने। तो दोस्तों इसका आंसर हमें सरोजिनी नायडू देखने को मिलेगा। तो सरोजिनी नायडू ने क्या दोस्तों नमक सत्याग्रह में पार्टिसिपेट हमें करती हुई देखने को मिलेगी। अब कोंकण रेलवे देखने को मिलेगा। कोंकण रेलवे कहाँ, तो कोंकण रेलवे दोस्तों पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में, अंडमान निकोबार में या भारत के उत्तर पूर्व में। तो दोस्तों ये कोंकण रेलवे क्या है हमें गोवा तरफ देखने को मिलेगा। तो ये दोस्तों हमें पश्चिमी घाट देखने को मिला। तो वेस्टर्न हमें वेस्टर्न में देखने को मिला। तो कोंकण रेलवे दोस्तों
क्या है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक राज्यों को आपस में जोड़ने का काम करती है। ठीक है, इस रेलवे लाइन को सैंडविच रूट भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, सैंडविच रूट भी कहा जाता है। तो एक बार लिख लेते हैं दोस्तों इसको कि सैंडविच रूट है ना, सैंडविच रूट भी इसी लाइन को कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे इस लाइन पे क्या है दोस्तों, हमें क्या है, पश्चिमी घाट की खूबसूरत पहाड़ियाँ भी हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, अगली बात करें, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिमंडल का होना अनिवार्य है। इसमें बोला गया दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक मंत्रिमंडल का होना अनिवार्य है जिसका मुखिया प्राइम मिनिस्टर। तो ये आर्टिकल 74 में हमें देखने को मिलेगा। तो आर्टिकल 74 में कहा जाए तो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होगी जिसका मुखिया प्राइम मिनिस्टर होगा। ठीक है, और पीएम की नियुक्ति क्या है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो ये हमें आर्टिकल 74 में देखने को मिलेगा। राइट, ठीक है। आर्टिकल 71 की यदि बात करें दोस्तों, तो ये आर्टिकल 71 है। इसके अंदर बोला गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित जितने भी विवाद है इनका जो निपटारा है उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। तो दोस्तों इसमें क्या है, जो हमारा प्रेसिडेंट है इसके मामलों को निपटारा क्या है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। आर्टिकल 21 दोस्तों हम सभी को पता है कि जीवन का अधिकार, फंडामेंटल राइट है दोस्तों, है ना, जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टीज। आर्टिकल 52 की यदि बात करेंगे दोस्तों, तो आर्टिकल 52 में क्या है, राष्ट्रपति पद का प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि जो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है, जिसका चुनाव का अप्रत्यक्ष प्रणाली के माध्यम से होगा। ठीक है, तो आर्टिकल 52 क्या दोस्तों, हमें राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित देखने को मिलेगा। तो आर्टिकल 52 राष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित देखने को मिलेगा। राइट, सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों जब हम सपनों के ऊपर अध्ययन करते हैं, मतलब जब हम जो ड्रीम्स हम देखते हैं तो इन ड्रीम्स का अध्ययन करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको क्या दोस्तों, एंटोमोलॉजी, कैलोगोलॉजी, ओनियोलॉजी और मॉर्फोलॉजी। तो दोस्तों इसे ओनियोलॉजी कहते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों हमें ये देखने को मिलेगा, ओनियोलॉजी। ठीक है, तो सपनों के विज्ञान को दोस्तों ओनियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, ओनियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, डिंडोरी जिले से संबंधित कथन पर विचार करना। तो डिंडोरी की बात करें तो डिंडोरी जिले का गठन मंडला से अलग करके किया गया। शहडोल संभाग के समय इसे शहडोल संभाग में शामिल किया गया था। वर्तमान में डिंडोरी जिला जबलपुर संभाग में शामिल है। तो बताना इनमें से कि कौन कौन से हमें सही देखने को मिलेंगे। तो 59 का आंसर हमें बताना, हमें कौन कौन से सही देखने को मिलेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि हमें एमसी क्या है दोस्तों। तो इसमें क्या है दोस्तों, हमें तीनों के तीनों ही हमें सही देखने को मिलेंगे। राइट, ठीक है, तो डिंडोरी जिले का गठन मंडला से निकाल कर किया गया। तो यस दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। शहडोल संभाग के गठन के समय इसे शहडोल संभाग में शामिल किया गया था। तो दोस्तों यस, ये बात भी सही है। और डिंडोरी वर्तमान में जबलपुर संभाग में है। तो यस दोस्तों, वर्तमान में क्या डिंडोरी जबलपुर संभाग में हमें देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला रीवा संभाग में नहीं आता है। तो रीवा के अंदर कौन सा नहीं, पन्ना नहीं आएगा। ठीक है, पन्ना हमें नहीं देखने को मिलेगा। सीधी, सिंगरौली और मैहर हमें देखने को मिलेगा। तो 60 का आंसर क्या दोस्तों, पन्ना। पन्ना हमें नहीं देखने को मिलेगा। अब बताना कि पन्ना आप किस संभाग में आता है। तो ये दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 71वें संविधान संशोधन में कौन सी भाषा जोड़ी गई। तो दोस्तों 71वां संविधान संशोधन याद रखना कि कौन सी भाषा जोड़ी गई। तो संस्कृत तो पहले ही थी, पंजाबी भी थी और मणिपुरी भी थी। तो दोस्तों इसका आंसर शायद हमें सिंधी देखने को मिलेगा। तो 61 का आंसर क्या है दोस्तों, हमें दोस्तों सिंधी भी पहले जोड़ी जा चुकी थी, शायद इसका आंसर मणिपुर। तो इसका आंसर दोस्तों मणिपुरी देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर ही क्या है दोस्तों, मणिपुरी। तो मणिपुरी क्या है दोस्तों, इसका आंसर हमें देखने को मिलेगा। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, दोस्तों नाम याद रखना कि गोल्डमैन है ना, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो एलेक्जेंड्रा कोरा मोरंडकुस, चिलगावा मुंबा, डोलीमा सिलाली और डायने विल्सन, टेरोमोसन और जफर किजली काया। ठीक है, तो इन सभी दोस्तों, तो अब जब इस तरह के क्वेश्चन हो तो ऑल करेक्ट, यदि नेगेटिव मार्किंग नहीं हो तो दोस्तों हम तो ऑल करेक्ट पर जाना चाहिए। राइट, ठीक है, क्योंकि हम सभी के दोस्तों इस तरह के नाम याद नहीं रख सकते, इसलिए आयोग को भी पता है, या तो हम सभी को ही ऑल करेक्ट को ही सही करवा दें। हेडर शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। दोस्तों बताना कि जो हेडर है फुटबॉल से संबंधित हमें देखने को मिलेगा। तो हेडर शब्द क्या दोस्तों, हमें फुटबॉल से संबंधित देखने को मिलेगा। केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो दोस्तों बताना कि केंद्रीय सूचना आयोग, तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन कमीशन का, ठीक है, इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है ना, इन्फॉर्मेशन कमीशन का याद रखना कि कब कितना होता है। तो दोस्तों 3 वर्ष 62 वर्ष होता है क्या। तो यस, 3 वर्ष 62 वर्ष हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, 3 वर्ष 65 वर्ष। तो इसका आंसर हमें देखने को मिलेगा 3 वर्ष 65 वर्ष। ठीक है, तो 3 वर्ष 65 वर्ष, ना कि 3 वर्ष 62 वर्ष। तो याद रखना दोस्तों कि इस इन्फॉर्मेशन कमिश्नर का जो पद है वो हमें 3 वर्ष 65 वर्ष देखने को मिलेगा।
और मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की यदि बात करें तो इनका हमें 6 वर्ष 65 वर्ष देखने को मिलेगा, ठीक है। बजट की यदि बात करें, बजट 2023-24 में रेलवे के लिए कितना बजट का प्रावधान किया गया, तो रेलवे की बात करें दोस्तों, रेलवे के लिए कितना बजट का आवंटन किया गया था दोस्तों, ये 2.4 लाख करोड़ हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। 2.40 लाख करोड़ हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हमें देखने को मिलेगा, राइट। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों, 66वां, कौन से संगीतकार इंदौर घराने के संस्थापक है। दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है कि जो संगीतकार कौन से हैं जो इंदौर घराने से संबंधित हमें देखने को मिलेंगे। तो हम देखते हैं दोस्तों, इसका आंसर उस्ताद आमिर खान, ठीक है, MS सुब्बुलक्ष्मी, उस्ताद छज्जू खान और भीमसेन जोशी। तो बताना है दोस्तों कि कौन हमें देखने को मिलेंगे। सो दोस्तों इसके अंदर हमें उस्ताद आमिर खान देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो उस्ताद आमिर खान दोस्तों का है, ये इंदौर घराने से संबंधित हमें देखने को मिलेगा। तो इंदौर घराना जो है म्यूजिक का, उसके लिए हमें उस्ताद आमिर खान इसके संस्थापक देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित कौन सा प्रावधान सही नहीं हमें देखने को मिलेगा, मतलब गलत बताना है। वो बताना है शेड्यूल कास्ट के बारे में, राइट। तो 36वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, 65वां संविधान संशोधन अधिनियम, 89वां और 100। तो दोस्तों ये हमें देखने को मिलेगा ये वाला, ठीक है, लेकिन प्रावधान नहीं है, नहीं बताना दोस्तों। तो 102वां संविधान संशोधन एंड 65वां, ये दोस्तों इसका आंसर शायद हमें ए देखने को मिलेगा। 67 का आंसर डी भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इसका यस दोस्तों, जो 102वां संविधान संशोधन है, ये क्या है दोस्तों, हमें नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास से हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या है, जो अदर अन्य पिछड़ी जनजातियां हैं, 102वां संविधान संशोधन के माध्यम से क्या किया गया कि जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है, इनको भी क्या है दोस्तों आरक्षण दिया गया, ठीक है। और इसके लिए भी क्या है, एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा ही दिया गया। तो 102वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या है, OBC अदर बैकवर्ड क्लास के लिए क्या दोस्तों एक कमीशन बनाया गया, ठीक है, एक कमीशन बनाया गया और इसको क्या है, एक संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब इसको जब संवैधानिक दर्जा दिया गया दोस्तों, तो इसके लिए एक आर्टिकल में नया बदलाव किया गया, इसको बोलते हैं आर्टिकल 338B, ठीक है, आर्टिकल 338B हमें देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन डॉलर बहू पुस्तक के लेखक हैं। तो दोस्तों पूछा जा रहा है कि हु इज द डॉलर बहू। तो डॉलर बहू के लेखक हमें कौन देखने को मिलेंगे। तस्लीमा नसरीन, झुम्पा लाहिड़ी, सुधा मूर्ति और RKR नारायण, ठीक है, RK नारायण। तो बताना दोस्तों इसमें हमें कौन देखने को मिलेगा। इसका आंसर दोस्तों सुधा मूर्ति। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन सच में टफ होते हैं कि कौन किसका लेखक है। तो ये दोस्तों क्या है, सुधा मूर्ति हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। खंडगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं किस राज्य में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों हमें बताना है कि जो खंडगिरी की गुफाएं हैं, ये हमें किस राज्य में देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं इसके आंसर। तो खंडगिरी की गुफाएं हमें दोस्तों ओडिशा में देखने को मिले। तो खंडगिरी की जो गुफाएं दोस्तों हमें क्या है, ओडिशा में देखने को मिलेगी। खंडगिरी की गुफाएं हमें, और ये कहाँ देखने को मिले दोस्तों, ये भुवनेश्वर के पास हमें देखने को मिलेगी। और टोटल यहाँ पर दोस्तों हमें 15 गुफाएं देखने को मिलेगी, ठीक है। और ऐसी मान्यता है दोस्तों कि यहाँ पर क्या है, जैन साधुओं का निवास स्थान था, ठीक है। और चट्टानों को काटकर जैन मंदिरों को भी बनाया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खजुराहो के मंदिर की खोज किसने की। तो खजुराहो का जो मंदिर है दोस्तों, इसकी खोज किसने की दोस्तों, ठीक है। जॉन टेलर, अलेक्जेंडर कनिंघम, TS बर्ड और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हमें क्या देखने को मिलेगा, इसका आंसर दोस्तों हमें सी देखने को मिलेगा, TS बर्ड। तो TS बर्ड ने क्या है दोस्तों, खजुराहो के मंदिरों की खोज की थी, ठीक है। तो TS बर्ड हमें आंसर लगाना है। TS बर्ड क्या है, खजुराहो के मंदिरों की खोज के लिए एक व्यक्ति हमें देखने को मिलेगा। TS बर्ड ने क्या है, TS बर्ड ने क्या खजुराहो के मंदिरों की खोज की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 11वां जिला आगर मालवा किससे बना। तो दोस्तों बताना है कि आगर मालवा जिला किस वर्ष बनाया गया। तो ये हमें पता होना चाहिए दोस्तों कि आगर मालवा जिला कब बनाया गया, ठीक है। तो ये दोस्तों हमें क्या है, 2013 में देखने को मिलेगा, तो ठीक है। 2013 में क्या है दोस्तों, आगर मालवा जिला बनाया गया। तो 2013 में दोस्तों आगर मालवा जिला बनाया गया। और यदि पूछ लिया जाए कि किससे अलग करके बनाया गया, तो दोस्तों ये हमें क्या है, शाजापुर से अलग करके बनाया गया, ठीक है। तो शाजापुर से अलग करके दोस्तों क्या है, आगर मालवा हमें देखने को मिलेगा। किस अनुच्छेद के तहत संसद विधि के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए वेतन, भत्ते और पेंशन के नियम निर्धारित कर सकती है। तो बताना दोस्तों किस आर्टिकल के माध्यम से संसद ऐसा कर सकती है, ठीक है। आर्टिकल 220, आर्टिकल 221, 223, 224, इनके बताना है कि दोस्तों किस आर्टिकल के माध्यम से कर सकती है। तो दोस्तों इसके लिए हमें आर्टिकल याद रखना दोस्तों 21, ठीक है। आर्टिकल 221 के माध्यम से दोस्तों क्या है, संसद के पास ये शक्ति है कि वह हाईकोर्ट के
जज के जो वेतन भत्ते अलाउंस से संबंधित चीज़ों में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, श्री हरिकोटा लॉन्च पैड से PSLV-C57 लॉन्च किया गया। भारत के पहले सौर मिशन का नाम क्या है? तो ये आदित्य L1 हमें देखने को मिला। तो दोस्तों भारत का जो पहला सौर मिशन है जिसका नाम क्या है? आदित्य L1। तो आदित्य L1 दोस्तों PSLV-C57 के द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया। ठीक है, आदित्य L1, राइट। प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा कहलाता है। तो दोस्तों जब भी संसद का जो पहला घंटा होता है उसे हम क्या कहते हैं? दोस्तों हम उसे गिलोटिन तो बिल्कुल भी नहीं कहते हैं। ठीक है, धन विधेयक पर चर्चा भी नहीं कहते हैं। अब इसमें बताना दोस्तों, शून्यकाल और प्रश्नकाल इन दोनों में से ही हमें आंसर देना है। तो बताइए दोस्तों कि किसका आंसर होगा? तो इसका आंसर दोस्तों हमें प्रश्नकाल देखने को मिला। तो शुरुआत का जो पहला घंटा होता है दोस्तों उसको हम प्रश्नकाल कहते हैं। और प्रश्नकाल के तुरंत बाद हमें दोस्तों 0 आवर देखने को मिलेगा। तो प्रश्नकाल के बाद दोस्तों क्या हमें 0 आवर देखने को मिलेगा? ठीक है, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो दोस्तों हमें बताना कि भारत के अंदर जो पंचवर्षीय योजना है उनकी शुरुआत हमें 1951 से देखने को मिलेगी। तो 1951 से ही दोस्तों क्या है हमें देखने को मिलेगी। केंद्रीय अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है इसके अध्यक्ष समेत कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों हमें बताना है जो केंद्रीय सतर्कता आयोग होता है सीवीसी के अंदर हमें टोटल चेयरमैन सहित कितने देखने को मिलेंगे? एक अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य, एक अध्यक्ष और अधिकतम 7 सदस्य। अध्यक्ष के साथ दोस्तों हमें 5 और क्या निर्धारित नहीं है। तो दोस्तों हमें बताना है कि ये हमें क्या देखने को मिलेगा? तो दोस्तों हमें देखने को मिलेगा ये हमें टोटल 3 सदस्यीय निकाय देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आंसर क्या दोस्तों हमें एक अध्यक्ष देखने को मिलेगा और क्या 2 सदस्य देखने को हमें मिलेंगे, राइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी की है? तो बताना है दोस्तों कि हमें कौन सी विशेषताएं हमें देखने को मिलेगी। इसका उद्गम वर्धन पर्वत से होता है। ठीक है, तो वर्धन पर्वत की बात क्या है? ये मध्य प्रदेश के दक्षिण क्षेत्र में बहती है। ओके, गांधी जी का सेवाग्राम आश्रम इसी नदी के किनारे हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब ये तीनों जो है हमें किस नदी के किनारे देखने को मिलेगी? इसका आंसर बताना है वैनगंगा नदी, पेंच नदी, कान्हा नदी और वर्धा नदी। तो ये दोस्तों इसका आंसर हमें डी देखने को मिलेगा। दोस्तों ये सभी क्या दोस्तों हमें विशेषताएं क्या है वर्धा नदी के समीप देखने को मिलेगी। तो दोस्तों एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों क्या है कि इस वर्धा नदी का उद्गम क्या दोस्तों वर्धन पर्वत से होता है। ठीक है, तो इसी से हम दोस्तों वर्धा नदी देख इसका आंसर लगा सकते थे। दक्षिण में बहती है, यस दोस्तों मध्य प्रदेश के दक्षिण में बहती है। और ये गांधी जी का सेवाग्राम आश्रम हमें इसी नदी के किनारे देखने को मिलेगा। तो गांधी जी का जो सेवाग्राम आश्रम दोस्तों हमें वर्धा नदी के किनारे देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि डेबिट कार्ड पर कितने अंक होते हैं? तो डेबिट कार्ड पर दोस्तों हमें देखना है कितने अंक होते हैं। तो ये हमें इसका आंसर 16 अंक का डेबिट कार्ड होता है। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों क्या है 16 अंक हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हनुमंत राव समिति। ठीक है, हनुमंत राव समिति का संबंध किससे है? तो दोस्तों बताना हनुमंत राव समिति का दोस्तों ये हम सबको पता होना चाहिए कि ये पंचायती राज से देखने को मिलेगा। तो हनुमंत राव समिति का संबंध दोस्तों हमें पंचायती राज से देखने को मिलेगा। वित्त आयोग के लिए दोस्तों एनकेसी समिति का हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध बोरोबुदुर का मंदिर हमें कहाँ देखने को मिलेगा? तो जो विश्व प्रसिद्ध दोस्तों जो बोरोबुदुर के मंदिर है हमें कहाँ देखने को मिलेंगे? तो दोस्तों इसका आंसर हमें क्या है इंडोनेशिया में देखने को मिलेंगे। तो विश्व के जो प्रसिद्ध बोरोबुदुर के मंदिर है दोस्तों इंडोनेशिया में हमें देखने को मिलेंगे। तो बोरोबुदुर के मंदिर दोस्तों क्या है हमें इंडोनेशिया में देखने को मिलेंगे। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, बोरोबुदुर के मंदिर कहाँ देखने को मिलेंगे? इंडोनेशिया में देखने को मिलेंगे। हर कंप्यूटर की पहचान एक आईपी एड्रेस से होती है। कोई भी आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल संस्करण 4 एड्रेस के में कितने बिट होते हैं? तो दोस्तों जो IP4 है इसके अंदर हमें 32 बिट देखने को मिलेंगे। और जो वर्जन 6 है इसके अंदर 128 बिट हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों 32 बिट, राइट। अहिल्या 1 NRC2 ये सब क्या है? तो दोस्तों ये बताना है कि अहिल्या 1 या NRC2 हमें क्या देखने को मिलेगी। तो दोस्तों नौसैनिक जहाज ये तो बिल्कुल भी गलत है। सोयाबीन की किस्म नहीं दोस्तों, चावल की एंड गेहूं की। तो दोस्तों इसमें से हमें बताना चावल या गेहूं में से किसी एक की किस्म हो सकती है या फिर सोयाबीन की किस्म भी हो सकती है। तो दोस्तों बताना है। तो दोस्तों गेहूं की तो बिल्कुल भी हमें नहीं देखने को मिलेगी। अब बताना है BOC। तो दोस्तों एलिमिनेट करके हम 2 पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो अब सोयाबीन की एक किस्म हमें देखने को मिलेगी। तो अहिल्या क्या दोस्तों हमें अहिल्या 1 सोयाबीन की किस्म हमें देखने को मिलेगी, राइट। अहिल्या 1 अहिल्या 2 अहिल्या 4 ये सब क्या है दोस्तों हमें सोयाबीन की किस्में देखने को मिलेगी, राइट। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों
भारत में चने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में? तो दोस्तों भारत में चने का सर्वाधिक उत्पादन हमें मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलेगा, उसके बाद महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा और उसके बाद राजस्थान में देखने को मिलेगा, राइट। तो दोस्तों सबसे पहले क्या है, हमें मध्य प्रदेश में ही चने का उत्पादन, तो चने के उत्पादन में दोस्तों मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है, राजस्थान तीसरे नंबर पर और मध्य प्रदेश पहले नंबर पर हमें देखने को मिलेगा। भारत के प्रसिद्ध मठों के संदर्भ में बताना कि कौन सा युग्म सही नहीं देखने को मिलेगा। तो तवांग अरुणाचल प्रदेश में है, की मठ हिमाचल में है, रूमटेक सिक्किम में है और अगला देखेंगे कि धूम महाराष्ट्र में है। तो ये दोस्तों हमें बताना कि कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों हमें क्या बताना है, विच ऑफ इज नॉट करेक्ट, ठीक है, 84 में बताना है। तो धूम या घूम मठ हमें पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों घूम मठ का है दोस्तों हमें पश्चिम बंगाल में। और तवांग मठ की यदि बात करें दोस्तों, तो तवांग मठ जो है हमें क्या है दोस्तों, कहाँ देखने को मिलेगा, ये अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों तवांग मठ क्या है, हमें अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। इसका मतलब है कि दोस्तों ये हमारा सही देखने को मिलेगा। और दोस्तों की मठ हिमाचल प्रदेश में, तो की मठ हिमाचल प्रदेश में ही बिल्कुल सही हमें देखने को मिलेगा कि हमारा की मठ है वो हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट सही है। और रुमटेक हमें सिक्किम में, तो यस दोस्तों रुमटेक भी हमें क्या है, सिक्किम में ही देखने को मिलेगा। तो ये भी हमें सही देखने को मिल रहा है। वो फिर से रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों कि तवांग हमें अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है, तवांग अरुणाचल प्रदेश, की हिमाचल प्रदेश में, रूमटेक सिक्किम में देखने को मिल रहा है और धूम ये दोस्तों हमें पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमें क्या दोस्तों पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये पश्चिम बंगाल में हमें देखने को मिलेगा घूम या धूम, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों अंडर 9 T20 में, है ना, अंडर 19 T20 में महिला विश्व कप का पहला संस्करण 2023 में किस देश ने जीता? तो दोस्तों ये बताना है कि जो महिला संस्करण है वो किसने जीता। तो दोस्तों ये अनडाउटली इसमें क्या है, तो भारत ने जीता, ठीक है। भले वर्ल्ड कप हार गए लोग दोस्तों, लेकिन क्या है, भारत ने जो महिला वर्ल्ड कप है वो क्या है, T20 अंडर 19 वाला भारत ने जीता, राइट। तो इसका आंसर पहला संस्करण किया गया था, तो ये किसने जीता दोस्तों, भारत ने जीता। और किसको हराकर दोस्तों, तो ये इंग्लैंड को हराकर जीता है, ठीक है। और मैन ऑफ द मैच की बात करें दोस्तों तो तितास साधु को बताया गया, ठीक है। तो तितास साधु क्या दोस्तों हमें देखने को मिलेगा, प्लेयर ऑफ द मैच हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने कॉटन जिन का आविष्कार किया? तो कॉटन जिन का आविष्कार किसने किया? तो कॉटन जिन के बारे में बताना है दोस्तों कि किसने आविष्कार किया गया था, ठीक है। जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर ने, नॉर्मन बोरलॉग ने, एली विटनी ने या जॉन मैकार्थी ने? तो जॉन मैकार्थी तो दोस्तों क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित व्यक्ति हमें देखने को मिलेंगे, राइट। और यदि बात करें नॉर्मल बोरलॉग, तो ये तो दोस्तों क्या है, हमें हाई व्हील्ड एराइटी सीट के संबंधित में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इसका आंसर हमें क्या है, एली विटली, इसका आंसर हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, एली विटली से संबंधित, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 87वां, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान हमें किस राष्ट्र में देखने को मिलेगा, किस राज्य में देखने को मिलेगा? मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, पहले वो नाम पढ़ लेते हैं दोस्तों। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाती है, ठीक है। अब देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, मिजोरम में या आंध्र प्रदेश में हमें देखने को मिलेगा। तो ये दोस्तों क्या है, हमें मिजोरम में देखने को मिलेगा, ठीक है, मिजोरम में हमें देखने को मिलेगा। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों मिजोरम में देखने को मिलेगा और म्यांमार की सीमा के पास भी देखने को मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पर क्या, चीन पहाड़ियों के करीब चम्फलाई जिले में स्थित है, ठीक है। वो कौन सी पहाड़ियाँ, चीन पहाड़ियाँ, ठीक है। 1991 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। तो दोस्तों ये मुरलेन को क्या है दोस्तों 1991 में क्या दोस्तों इसे नेशनल पार्क घोषित किया गया, ठीक है। तो मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ दोस्तों, ये मिजोरम में हमें देखने को मिलेगा। तो मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान हमें मिजोरम में देखने को मिलेगा। एक सर्वर से किसी वेब पेज या फाइल को आपके कंप्यूटर पर कॉपी करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो दोस्तों एक सर्वर है, उससे किसी वेब पेज या फाइल को आपके कंप्यूटर पर कॉपी करने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, ईमेलिंग कहेंगे, फाइलिंग कहेंगे, अपलोडिंग कहेंगे या डाउनलोडिंग कहेंगे? सो दोस्तों इसको शायद हम डाउनलोडिंग कहेंगे, राइट। इसका आंसर है हमारा डाउनलोडिंग, क्योंकि दोस्तों जब हम कुछ भी चीज़ को वेब सर्वर से हमारे कंप्यूटर के अंदर रखते हैं तो उसको बोलते हैं डाउनलोडिंग, ठीक है। तो क्या कहते हैं दोस्तों इसको हम कहते हैं डाउनलोडिंग, ओके। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, केंटरबरी ओटगो टुसाक घास किस मैदान में? तो दोस्तों केंटरबरी ओटागो टुसाक घास, तो दोस्तों केंटरबरी का भी पता है तो भी ठीक है, ठीक है। तो केंटरबरी दोस्तों ये कहाँ हमें देखने को मिलेगी? केंटरबरी हमें दोस्तों कहाँ, न्यूजीलैंड में देखने को मिलेगी। तो ये हमें पता होना चाहिए था कि जो केंटरबरी है दोस्तों हमें कहाँ देखने को मिलेगी, न्यूजीलैंड में देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है कि BCC, B2C, C2C और B2B ये क्या है? तो दोस्तों ये सब क्या है, बिजनेस के प्रकार है, एक प्रकार के क्या है दोस्तों,
ये सब हमें क्या है, बिजनेस के प्रकार हमें देखने को मिलेंगे, ई कॉमर्स के या प्रकार देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये क्या है, ई कॉमर्स के प्रकार हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। मध्य प्रदेश में रॉक फॉस्फेट, मध्य प्रदेश में रॉक फॉस्फेट हमें कहाँ देखने को मिलेगा? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश में रॉक फॉस्फेट हमें सबसे अधिक झाबुआ में देखने को मिलेगा, और उसके बाद सागर छतरपुर में भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों हमें झाबुआ आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो रॉक फॉस्फेट हमें कहाँ देखने को मिलेगा? जो रॉक फॉस्फेट है दोस्तों हमें कहाँ, मध्य प्रदेश में झाबुआ जिले में देखने को मिलेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, चैत्य एवं बिहार क्या है? तो दोस्तों बिहार क्या पूजा स्थल है, पहला बताया जाए तो ये तो हमें गलत देखने को मिलेगा, चैत्य पूजा स्थल, जबकि बिहार निवास स्थल, तो ये दोस्तों बिल्कुल करेक्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये बौद्ध धर्म से संबंधित हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जहाँ पर बौद्ध धर्म के अनुयायी पूजा करते हैं, मतलब चैत्य मतलब दोस्तों एक प्रकार से हमारा मंदिर हो गया, बिहार का मतलब दोस्तों निवास करना, जिस तरह से हमारी धर्मशालाएं होती है हिंदू धर्म में, जो भी ठीक है निवास स्थान होते हैं, वैसे हमें बिहार देखने को मिलेगा, ठीक है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, दोस्तों इंटरनेशनल पीस डे की बात कर रही है कि इंटरनेशनल पीस डे हम कब मनाते हैं? तो दोस्तों इंटरनेशनल पीस डे हम बनाते हैं 21 सितंबर को, 21 से कब, 21 सितंबर है ना, 21 सितंबर को दोस्तों हम इंटरनेशनल पीस डे मनाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाते हैं, तो 21 सितंबर को हम इंटरनेशनल पीस डे बनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा मंडल का मुख्यालय, ठीक है, मध्य प्रदेश का जो माध्यमिक शिक्षा मंडल है, ठीक है, वो हमें कहाँ देखने को मिलेगा? तो मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल का मुख्यालय हमें कहाँ देखने को मिलेगा? भोपाल में देखने को मिलेगा। तो मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल का मुख्यालय हमें भोपाल में देखने को मिलेगा, ठीक है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में दोस्तों बताना है कि भारत का स्थान हमें क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप देखते हैं दोस्तों ये ऑप्शन क्या दिए गए हैं। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में दोस्तों भारत का स्थान 8वें नंबर पे देखने को मिलेगा। तो 8वें नंबर पे क्या है दोस्तों, भारत परफॉर्मेंस के मामले में 8वें नंबर पे हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, किस अंग्रेज गवर्नर ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर को हिंदुस्तान की कुंजी कहा? तो हिंदुस्तान की कुंजी किसने कहा? वारेन हेस्टिंग ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, या वेलेस्ली ने? सो दोस्तों इसका आंसर क्या है, हमें वारेन हेस्टिंग इसका आंसर देखने को मिलेगा। ये इसमें बताया गया दोस्तों कि 14वीं शताब्दी के महान यात्री इब्न बतूता ने क्या दोस्तों, ग्वालियर को सफ़ेद पत्थर का एक बेहतरीन शहर कहा। तो वहीं अंग्रेज गवर्नर वारेन हेस्टिंग ने क्या दोस्तों, मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर को हिंदुस्तान की कुंजी कहा है। तो इब्न बतूता ने क्या कहा दोस्तों, सफ़ेद पत्थर का बेहतरीन शहर, तो ग्वालियर को सफ़ेद पत्थर का बेहतरीन शहर बताया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, मध्य प्रदेश की जो किस जनजाति को पंचायत के गोहिया कहते हैं? दोस्तों मध्य प्रदेश की एक जनजाति है, उसके जो पंचायत है उसको गोहिया कहते हैं। तो बताना है कि कौन सी ट्राइब के बारे में ये बात की जा रही है कि उसकी पंचायत को गोहिया कहते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हमें कोल देखने को मिलेगा। जो कोल ट्राइब है दोस्ती, उसकी पंचायत को क्या है, हम गोहिया कहते हैं। तो कोल पंचायत को हम क्या है, गोहिया के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा नहीं है? तो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हमें देखने को मिलेगा कौन सा नहीं है? तो बताना है दोस्तों नॉन कन्वेंशनल फोर्स। तो दोस्तों सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोयला और महासागरीय ऊर्जा। तो दोस्तों इसका आंसर हमें क्या देखने को मिलेगा, 98 का सी। तो कोल क्या है दोस्तों, एक नॉन कन्वेंशनल हमें नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये फॉसिल फ्यूल है, राइट। अगला क्वेश्चन है जो 2023 के रेमन मैग्सेसे अवार्ड के 4 संयुक्त विजेताओं का नाम में से भारतीय व्यक्ति कौन देखने को मिलेंगे? सो दोस्तों रेमन मैग्सेसे अवार्ड की बात कर रही है तो अनीस खन्ना, सुधीर चौधरी, डॉक्टर रवि कन्नन और सुनीता नारायण। तो ये इसमें से देखने को मिलेगा दोस्तों कि कौन हमें बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर हमें देखने को मिलेगा क्या है, रवि कन्नन, ठीक है। तो रवि कन्नन हमें देखने को मिलेगा, रवि कन्नन आर हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि जो 2023 का है रेमन मैग्सेसे अवार्ड, कौन सा अवार्ड दोस्तों, रेमन मैग्सेसे अवार्ड किसे दिया गया? तो इसे दिया गया है रवि कन्नन आर को, रवि कन्नन आर को हमें देखने को मिलेगा, दिया गया, राइट। अगला क्वेश्चन है भारत में खाद्यान्न उत्पादन की खरीद वितरण, ठीक है, जो भी हमारा खाद्यान्न है दोस्तों उसकी खरीद की, वितरण की और भंडारण के लिए कौन सी संस्था हमें जिम्मेदार देखने को मिलती है? कृषि मंत्रालय, भारतीय खाद्य निगम, नाफेड या नाबार्ड? तो दोस्तों ये हमें भारतीय खाद्य निगम देखने को मिलेगा, नेशनल फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो नेशनल फूड कॉर्पोरेशन इंडिया क्या है दोस्तों, हमें खरीद की, भंडारण की, परिवहन की और थोक आवंटन की जिम्मेदारी संभालता है कौन, हमारा भारतीय फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आज का हमारा FAT डिस्कशन। आई होप दिस वाज वेरी हेल्पफुल टू यू गाइज एंड
आपसे कहूँगा कि प्लीज़ यदि ये आपको हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को लाइक कीजिए। थैंक यू।